हाय एवरीवन, एनसीईआरटी में इंटेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10.5 तक करा था हमने। नेक्स्ट अब आता है क्वेश्चन नंबर 10.6। कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, उन्हें अरेंज करना है बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 10.6 पीछे जब थ्योरी कर रहे थे चैप्टर का ना, वहाँ बताए थे कि जो बॉइलिंग पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ब्रांचिंग का। इतना हम लोग देख चुके थे, बस इसी कंसेप्ट को फॉलो करो, हो जाएगा। 1 नंबर में इसमें कंपाउंड्स दिए हुए हैं ब्रोमोमीथेन, फिर है ब्रोमोफॉर्म, फिर है क्लोरोमीथेन और एक है डाइब्रोमोमीथेन। फॉर्मूला लिखो, ज़्यादा आसान होगा कंपेयर करना। ब्रोमोमीथेन मीन्स CH3Br, ब्रोमोफॉर्म मतलब CHBr3 ट्राइब्रोमोमीथेन, क्लोरोमीथेन मीन्स CH3Cl और डाइब्रोमोमीथेन मतलब CH2Br2। बताओ इन तीनों में से कौन सा कंसेप्ट लगेगा यहाँ? ऑब्वियसली मोलर मास का। मोलर मास जिसका जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना अधिक होगा। कार्बन सब में सेम है, कार्बन का संख्या सब में एक ही दिया हुआ है, तो ब्रांचिंग वगैरह तो काम करेगा नहीं यहाँ। अब साफ साफ पता चल रहा है हमें, यहाँ 1 ब्रोमीन, यहाँ 3 ब्रोमीन, यहाँ 2 ब्रोमीन, यहाँ 1 क्लोरीन। क्लोरीन और ब्रोमीन में मास अधिक किसका है भाई? ब्रोमीन का। डाउन द ग्रुप जाने से साइज बढ़ता है, मास बढ़ता है एलिमेंट का, तो फिर क्लोरीन वाले का सबसे कम होगा, ये तो स्पष्ट हो गया। CH3Cl का सबसे कम, देन CH3Br का, उसके बाद 2 ब्रोमीन वाला CH2Br2 और सबसे ज़्यादा हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म 3 ब्रोमीन। यही हो गया इसका आंसर। डायरेक्ट मोलर मास देखना था। हाँ, एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले अलग अलग रहते तो ब्रांचिंग देखना होता। एक क्वेश्चन और है, अगला क्वेश्चन शायद उसी पे है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और 1 क्लोरोब्यूटेन। ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ, पहले स्ट्रक्चर बनाने से ज़्यादा आसान हो जाएगा। 1 क्लोरोप्रोपेन मतलब दिस वन, ऐसा। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है मतलब ऐसा, और यहाँ 1 क्लोरोब्यूटेन है। देखो यहाँ कार्बन का संख्या में भी अंतर है और अरेंजमेंट में भी अंतर है। ये जो शुरुआत वाले 2 हैं, ये 3 कार्बन वाले हैं, प्रोपाइल वाले कैटेगरी का, ऐसा। और ब्यूटाइल है, तो फिर उसमें बढ़ गया कार्बन, मोलर मास ऑब्वियसली बढ़ जाएगा उसका। एक CH2 बढ़ने से 14 यूनिट मोलर मास बढ़ता है, हम जानते हैं। तो मोलर मास उसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक। इन दोनों में कंपेयर करो, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला मोलर मास एकदम सेम है, अरेंजमेंट में अंतर है। लीनियर चेन का है, इसमें एक ब्रांचिंग है। क्या लिखे हैं? ब्रांचिंग का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट। आई थिंक आंसर क्लियर हो गया होगा। सबसे ज़्यादा 1 क्लोरोब्यूटेन का, 1 क्लोरोब्यूटेन का सबसे ज़्यादा। इससे कम 1 क्लोरोप्रोपेन का, 1 क्लोरोप्रोपेन का, और सबसे कम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का हो गया। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का सबसे कम, देन 1 क्लोरोप्रोपेन, देन 1 क्लोरोब्यूटेन। 2 कंसेप्ट, बस ये 3 को याद रखो ना। इसी चैप्टर के लिए नहीं कह रहे हैं, कोई भी चैप्टर के लिए वैलिड है। आप अल्कोहल पढ़ोगे, ईथर पढ़ोगे, अल्डिहाइड कीटोन पढ़ोगे, सबके लिए वैलिड है
कि बॉइलिंग पॉइंट ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, कैसे करता है बता दिया, और इसमें से 2 का एप्लीकेशन भी हमने कर लिया, मोलर मास का और ये ब्रांचिंग वाला। ठीक है, अब आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 10.6 तो हो गया। देखो बीच में इसमें एक एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है, उसे हम बताएंगे, भले इसमें बना हुआ है लेकिन फिर भी इसको हम करवाएंगे, थोड़ा सा याद आ जाएगा, आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है, आसान ही है लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं, थोड़ा सा याद आ जाएगा। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 10.8 आइडेंटिफाई कायरल एंड एकायरल मॉलिक्यूल्स। ये पहचानने का है तुम्हें, कायरल एंड एकायरल मॉलिक्यूल्स, ये पहचानने बोला है। कायरल मॉलिक्यूल किसे कहते हैं हम, जिसका मिरर इमेज होता है नॉन सुपर इम्पोजेबल, और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होने का कंडीशन तो जान रहे हैं हम। अभी जो क्वेश्चन दिया उसके अनुसार आप इसे पहचानने के लिए क्या करोगे कि आप कायरल या एसिमेट्रिक कार्बन देखोगे। कायरल कार्बन हम जानते हैं कि वह कार्बन जिसका चारों बॉन्ड 4 अलग अलग ग्रुप से होगा, PQRS। यदि ऐसा कोई कार्बन है तो ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन कहेंगे, और यदि मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन है तो बहुत चांसेस है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कायरल कार्बन होने के बावजूद जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो पाता है या कायरल नहीं हो पाता है, उनमें जो कंपाउंड होता है, तो खैर वो नहीं दिया है इसमें। नंबर 1 में देखो 2 कंपाउंड दिए हुए हैं, इधर H है इधर OH है, यहाँ वेज लाइन से Br दे दिया है, और यहाँ ब्रोकन या हैच्ड वेज से CH3। सेम ऐसे ही एक कंपाउंड और दे करके रखा है, BrH, अगेन यहाँ भी दे करके रख दिया है Br, और यहाँ CH3। इन दोनों में बताना है कि कायरल कौन है। सेकेंड नंबर में दिया है CH3 और यहाँ से OH H, और एक और दे करके रखा है CH3 यहाँ से इस बार जुड़ा है H OH, और एक तीसरा पेयर दे करके रखा है ऐसा CH3 CHBr CH2 CH3 CH2 CH2Br। तो पहचानने का तो एक आसान तरीका हम बता दिए ना कि कायरल कार्बन देख लो, बस कायरल कार्बन देखो, कायरल कार्बन जिसमें है वो मॉलिक्यूल भी कायरल होगा, जिसमें नहीं है वह मॉलिक्यूल कायरल नहीं होगा। और कायरल कार्बन का मतलब बता चुके हैं, चारों बॉन्ड देखना अलग अलग ग्रुप के साथ होगा। इस कार्बन में एक तरफ H, एक तरफ OH, एक तरफ Br, एक तरफ CH3। क्लियर सा है। इसमें देखो H Br CH3 ये दोनों सेम हो गए, कैसे होगा बताओ। अब बोलोगे कि सेम रहने से क्यों नहीं होते हैं, तो ये हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एक दूसरा तरीका ऐसे भी है कि तुम क्या करो कि जो पेयर्स दिए हुए हैं ना उनका कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर लो। RS कॉन्फ़िगरेशन जो बताए थे लिखने के लिए, R और S लिख करके ज़रा देखो तो इसका लिख पाते हो कि इसका, जिसका लिख पाओगे वो कायरल, जिसका नहीं लिख पाओगे एक कायरल, बस। तो बताओ ब्रोमीन और OH में ब्रोमीन का नंबर 1 हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यहाँ से देखोगे 1 से 2, 2 से 3, लेकिन जो लोवेस्ट प्रायोरिटी का है वो ब्रोकन लाइन पे नहीं है, तो कंडीशन है कि इसको यहाँ लाना है।
तो इन दोनों को एक्सचेंज करोगे तो इन दोनों को भी एक्सचेंज कर डालो, तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ चला जाएगा CH3, यहाँ आ जाएगा H, यहाँ चला जाएगा Br और यहाँ आ जाएगा OH। अरबी था 1 2 3 4, यह ऐसा। तो यहाँ से S आ रहा था ना, लेकिन उल्टा करके लिखना था, तो R आ गया यहाँ से। देखो इसका नहीं लिख पाओगे क्योंकि ये दोनों का सेम है, तो दोनों का प्रायोरिटी सेम ही हो जाएगा, तो कैसे होगा। तो इसमें ये वाला कंपाउंड हो गया कायरल। सेम यहाँ भी है। इस कार्बन को देखो, एक तरफ CH3, एक तरफ H, एक तरफ OH और एक तरफ ही पूरा, ये चारों डिफरेंट ग्रुप्स हैं। RH लिख सकते हो 1E4। देखो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, लेकिन इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, जबकि इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन और एक अगेन कार्बन। तो यहाँ तीनों हाइड्रोजन, जबकि यहाँ 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन है, तो फिर इसका ज़्यादा हो जाएगा ना, 2 और ये 3। तो 1 से 2, 2 से 3, R होगा। 4th नंबर वाला ब्रोकन लाइन में है। इसका तुम नहीं लिख पाओगे, कायरल है ही नहीं, क्योंकि ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है दोनों, तो ये ख़त्म हो गया, ये कायरल हो गया। और इसमें से एक कायरल, एक कायरल। इसमें देख लो, इसमें नहीं दिया ऐसा अरेंजमेंट, तो RS लिखने का ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट कायरल कार्बन देख लो। यह कार्बन कायरल है क्योंकि एक CH3 है, एक Br है, एक H है और एक ही चौथा ग्रुप है, चारों अलग। लेकिन इसमें देखोगे तो ये कायरल नहीं है, क्योंकि इसमें एक Br है और ये हाइड्रोजन दोनों सेम है, ऊपर नीचे हाइड्रोजन ही है, ई तो अलग है, लेकिन ये दोनों तो सेम हो ही गया ना, तो कायरल नहीं है, तो फिर नहीं है। तो इन तीनों में जो शुरुआत वाला ही था वही कायरल मॉलिक्यूल निकला, बाद वाला जो था पेयर में सेकेंड मेंबर वह एक कायरल हुआ। कायरल कार्बन केवल देखना था, और उतना में भी नहीं तो हम कहे कि RS करके देख लो, वहाँ से भी पता चल जाना है क्या होगा। अब आगे आंसर इसमें जो है ना बुक में बना हुआ, उसमें आंसर डायरेक्ट लिखा हुआ था, तो मैं भी नहीं समझ पाते इसीलिए, क्योंकि जिस आंसर में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ एग्जाम्पल में उसको हम नहीं बता रहे हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ था, इसलिए फिर इसको बता दिए। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल में एक और है 10.9, उसे भी हम बताना चाहेंगे। सॉल्व भले किया हुआ है, सॉल्व भले ही किया हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आएगा तुम पढ़ोगे तो। 10.9 है इम्पोर्टेंट। हालांकि बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते समय इस बात का चर्चा किया गया था, हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है 10.9, कह रहा है कि ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन with ट्रॉइन group, it is orthopara directing in electrophilic aromatic substitution reactions. Why? आंसर तो बुक में लिखा हुआ है, बुक में आंसर लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी इसको समझें, दो तरीके से समझेंगे हम लोग। लास्ट में आंसर बुक में है तो रट लोगे उसी को, लिखा हुआ गलत नहीं है, लेकिन समझ लो इसको क्या कहना चाह रहा है। सो क्लोरोबेंजीन ले हम, बड़ा इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए ध्यान से हम लोग गौर करेंगे इस पर। दिस इज क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब इस क्लोरीन के नेचर को आप समझो, इस क्लोरीन के नेचर को आप समझो कि किस तरह का ग्रुप है, डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि यह जो क्लोरीन है या फिर कोई भी हैलोजन है, उस हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यदि यह क्लोरीन यहाँ भी कार्बन से जुड़ा है तो कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का अधिक है, तो इस मायने में क्लोरीन यहाँ से करने क्या वाला है कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला है। और जब सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा मतलब कि यहाँ से -I इफेक्ट होगा, तो इस वजह से यह क्लोरीन जो है बन गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक, एक फैक्टर ये हो गया, स्पष्ट है। दूसरा फैक्टर कि चूंकि क्लोरीन पे लोन पेयर है और इसका लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन में है, इसके साथ अल्टरनेट है, कॉन्जुगेशन में अल्टरनेट कि यहाँ है, यहाँ नहीं है, फिर यहाँ है। कॉन्जुगेशन वर्ड का मतलब क्या समझोगे, अल्टरनेट, एक छोड़ के एक। तो उस हिसाब से जब यह कॉन्जुगेशन में है पाई के साथ तो यह पाई के तरफ जा सकता है, ऐसा रेजोनेंस हो सकता है। और जब यह अपना इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के तरफ दे रहा है रेजोनेंस के थ्रू, तो मतलब कि यहाँ रेजोनेंस काम कर रहा है और उसमें भी यह रेजोनेंस +R है, और जब +R हो तो उस केस में यह बन जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। रेजोनेंस होगा ना, ऐसे बनाओगे तो रेजोनेंस तो बनेगा ही आगे, ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, यहाँ क्लोरीन। तो यहाँ देखो कितना कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है। सो अपोज कर रहे हैं ये दोनों। इंडक्टिव कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है भाई, तो फिर यह इलेक्ट्रॉन लेगा और ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। लेकिन रेजोनेंस कह रहा है नहीं, इसके पास भाई 3 लोन पेयर है और यह लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है पाई के साथ, तो यह लोन पेयर डोनेट भी करेगा, रेजोनेंस होगा +R। एक में माइनस शो कर रहा है, दूसरे में प्लस इफेक्ट शो कर रहा है, माने एक में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और दूसरा कह रहा है कि नहीं ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इंडक्टिव कह रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, रेजोनेंस कर रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो दोनों में बहस होगा तो जीतेगा कौन, ये जानना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, हम जानते हैं कि जब इंडक्टिव इफेक्ट होता है तो इसमें ऑर्बिटल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वजह कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल छोड़ता नहीं है। डिस्प्लेस्ड इलेक्ट्रॉन डू नॉट लीव द ऑर्बिटल, इसीलिए इसमें नो नीड ऑफ ऑर्बिटल कंसेप्ट। ऑर्बिटल के कंसेप्ट का जानकारी होना यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन केवल खिसकता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता नहीं है, शिफ्ट नहीं करता, डिस्प्लेस करता है, इधर से उधर हो गया, ऑर्बिटल का लिटिल डिस्टॉर्शन होता है बस। लेकिन रेजोनेंस में तो यहाँ बॉन्ड बनता है, ये पाई बॉन्ड बना, एक नया बॉन्ड बन जा रहा है। इंडक्टिव में कोई नया बॉन्ड नहीं बनता है, कोई पुराना बॉन्ड टूटता नहीं है, कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन खाली खिसकता है। लेकिन रेजोनेंस होने से देखो, अभी क्लोरीन का यहाँ सिंगल बॉन्ड है, अब डबल हो गया, एक सिग्मा और एक पाई, मतलब यहाँ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। और जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया तो यहाँ ऑर्बिटल तो इन्वॉल्व होगा, ऑर्बिटल तो इन्वॉल्व होगा। अब हम जानते हैं कि जब कोई नया कोवलेंट बॉन्ड बनता है, चाहे वह सिग्मा बन रहा हो या पाई बन रहा हो, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो कहता है कि बॉन्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग पे। ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग जितना बेहतर होगा बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा, और ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग जितना बेकार होगा बॉन्ड उतना ही वीक बनेगा। हमें ये देखना है कि ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो ज़बरदस्ती का बन रहा है कि सच में बनने लायक है। तो पाई बॉन्ड बनता कैसे है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से, और यह जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो कार्बन और क्लोरीन के बीच बन रहा है, ऐसा। अब हम यहाँ से सोचें कि कार्बन और क्लोरीन के वे कौन से ऑर्बिटल्स हैं जो यहाँ इन्वॉल्व हैं, वे कौन से ऑर्बिटल्स हैं जो इन्वॉल्व हैं। तो कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, क्लोरीन थर्ड पीरियड का है। पाई बन रहा है तो पाई में साइड वाइज ओवरलैपिंग होकर के एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, हाइब्रिड वाले तो पाई जनरली बनाते नहीं हैं। तो कार्बन सेकेंड पीरियड का है भाई, तो इसका 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, क्लोरीन का 3p इन्वॉल्व है। अब 2p और 3p मैंने है दोनों p ही, लेकिन सेल अलग है, और सेल अलग है तो ऑर्बिटल का साइज अलग होगा। कि कार्बन का यदि 2p ऑर्बिटल मान के चलो इतना बड़ा है, तो बगल में क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल तो बड़ा हुआ इससे, ये 3p और ये 2p।
अब बताओ कि जब ये दोनों ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे तो साइड वाइज ओवरलैपिंग बेहतर होगा कि नहीं होगा, इफेक्टिव होगा या नहीं होगा? तो कहाँ से होगा? हम तो पढ़े पीछे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, ऑर्बिटल का साइज लगभग एक समान हो, ऑर्बिटल का साइज लगभग एक समान हो तब ओवरलैपिंग बेहतर होता है। तो यहाँ एक समान कहाँ है? एक कितना छोटा है कितना बड़ा है? तुम इमेजिन करो, एक 4 फीट का आदमी है और एक 6 फीट का, दोनों गला मिल रहा है, कैसे गला मिलेगा? दूसरा का तो गला तक एक का माथा ही पहुँच जाएगा, होगा बढ़िया से वहाँ ओवरलैपिंग? नहीं होगा। सेम कंसेप्ट यहाँ है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा नहीं, इनइफेक्टिव है। और जब इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा तो पाई बॉन्ड उतना बेहतरीन बनेगा नहीं, वो ज़बरदस्ती का पाई बॉन्ड बनेगा। एक होता है ना, हम लोग कहते हैं कि लड़के लड़कियां आपस में शादी करते हैं तो एक होता है कि हाँ बढ़िया जोड़ी है ख़राब है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि हाँ भाई लड़का यदि 5.5 फीट का है तो लड़की 5 के आसपास हो, कंपेरेबल एक जैसा हो तो चले, एकदम बराबर है फिर भी लगभग ठीक ही है। लेकिन उल्टा हो जाए कि लड़का 6 फीट का है लड़की 4 फीट की है, 2 फीट का अंतर है, या लड़की 5.5 फीट की है लड़का 4 फीट का है, वहाँ भी अंतर है, तो ये बेकार कहते हैं कि ना ये बढ़िया मिलाप नहीं है, ये जोड़ी ठीक नहीं है। अरे तो वही चीज़ है, अलग थोड़े है, यहाँ अलग नहीं है कुछ। तो ऑर्बिटल का साइज में डिफरेंस के वजह से ओवरलैपिंग इनइफेक्टिव होगा, और जब इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा तो यह पाई बॉन्ड ज़बरदस्ती का होगा, और पाई बॉन्ड ज़बरदस्ती का होगा इसका मतलब कि यह रेजोनेंस यहाँ लेस पावरफुल होगा, प्लस आर को डोमिनेट करेगा माइनस आई, प्लस आर को डोमिनेट करेगा कौन? माइनस आई। और जब माइनस आई डोमिनेट करेगा तो क्लोरीन यहाँ ओवरऑल काम करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का, ना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का। और यदि क्लोरीन यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो इसका मतलब हुआ कि यह इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, बेंजीन न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, और जब बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा तो फिर काहे इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से होता है, इलेक्ट्रोफाइल आकर के एरोमेटिक सिस्टम में जुड़ता है। अब इलेक्ट्रोफाइल को खुद इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यहाँ बेंजीन में पहले से इलेक्ट्रॉन कम होकर के रखा है क्योंकि क्लोरीन इंडक्टिव के थ्रू इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसका, तो क्या इलेक्ट्रोफाइल इसमें जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ पाएगा। मतलब यह जो क्लोरीन है इसे हम कह देंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग मतलब यह डीएक्टिवेट कर रहा है बेंजीन को, कमज़ोर बना रहा है बेंजीन को आगे रिएक्शन होने में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दे रहा है। इसके बावजूद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है इसका, और कहाँ होता है? ऑर्थो और पारा पे होता है। तो क्वेश्चन का यही कहना है कि क्लोरीन यद्यपि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, फिर भी यह ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। क्यों? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैसे, अभी तक हम केवल वो समझाए हैं तुम्हें कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैसे है। इंडक्टिव डोमिनेट कर गया रेजोनेंस से, इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई, सब में ऐसा नहीं होता है, याद रखना, सब में ऐसा नहीं होता है, यहाँ केवल हुआ है, बाकी का कहानी आगे के चैप्टर में तो हम देखेंगे जरूर। अभी ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग कैसे है? तो ठीक है कि यहाँ पाई बॉन्ड बन रहा है ऑर्बिटल का इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग से, लेकिन फिर भी बन तो रहा है। तो उस हिसाब से जब हम रेजोनेंस बना रहे हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं, ये यहाँ करोगे और ये यहाँ करोगे, एक स्ट्रक्चर और बना देते हैं, इतना में काम हो जाएगा हम लोग का। अब यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, एक क्लोरीन प्लस, ऐसा, ठीक। अब यहाँ से तुम देखोगे तो देखो रेजोनेंस की वजह से क्या हुआ है कि बेंजीन न्यूक्लियस में आया है नेगेटिव चार्ज, कहाँ? ऑर्थो पे आया, और नेक्स्ट टाइम ये पारा पे आया, 1,4 और 1,2 पे। तो रेजोनेंस के थ्रू या क्लोरीन जो अपना लोन पेयर बेंजीन की तरफ दे रहा है, लेस इफेक्टिवली ही दे रहा है लेकिन दे रहा है, तो उस केस में ऑर्थो और पारा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब ऑर्थो और पारा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। तो यदि इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम ज़बरदस्ती का करवाएं भी तो यह प्लस वाला एक बार इस माइनस पे जा कर के जुड़ेगा और एक बार इस माइनस पे जुड़ेगा। तो ऑर्थो और पारा पे नेगेटिव आ रहा है, ऑर्थो और पारा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलेटिवली ज़्यादा है मेटा के तुलना में, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ और यहाँ जुड़ेंगे और यह काम करेगा ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप का। समझे बात को? तो पहला एक्सप्लेनेशन इंडक्टिव का था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्यों है, तो इंडक्टिव के चलते, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग क्यों है, तो रेजोनेंस के चलते। अब ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का नॉलेज यदि नहीं है तब तो बिल्कुल भी प्रयास नहीं करोगे आप ऐसे क्वेश्चन को समझने का, बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना है, साफ सी बात है। अब एक बार हम बुक का पढ़ देते हैं। अच्छा, बुक में थोड़ा एक और अलग चीज़ लिखा है, एक और अलग चीज़ क्या लिखा है सो देखो। एक अलग चीज़ ऐसे लिखा है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद का कहानी बतलाया है
कि जैसे मान लो या क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, ऐसा, और इसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल की तरफ और बीच में कार्बोकेटायन बन जाएगा ऐसा, H यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ क्लोरीन और इस पे आ जाएगा प्लस। तो क्लोरीन क्या कर रहा है भाई यहाँ कि इंडक्टिव के थ्रू इलेक्ट्रॉन ले रहा है -I। अब इस कार्बन पे प्लस है और ऊपर से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले ही रहा है तो प्लस चार्ज तो और बढ़ जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा या कार्बोकेटायन। लेकिन एट द सेम टाइम इसके पास लोन पेयर है तो लोन पेयर दे करके इस प्लस को हटा भी सकता है, लोन पेयर दे करके इस प्लस को हटा भी सकता है ऐसा। ये देखो डबल बॉन्ड Cl हट गया इसका प्लस। तो इंडक्टिव के थ्रू इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो जो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है रिएक्शन के दरमियान उसको अनस्टेबल कर रहा है, लेकिन रेजोनेंस की वजह से स्टेबल भी कर रहा है। तो स्टेबिलिटी वाला फैक्टर यहाँ लेकर के हम चलेंगे, जो पॉजिटिव फैक्टर है उसे लेकर के चला जाता है, और जब स्टेबिलिटी का फैक्टर लेकर के चलेंगे तब तो क्लोरीन का होना वहाँ ज़रूरी है। तो बुक में जो है ना इसका एक्सप्लेनेशन इस इंटरमीडिएट को लेकर के ही दिया है। और क्या एक्सप्लेनेशन दिया है पढ़ देते हैं उसको, कि क्लोरीन विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट एंड रिलीजेज इलेक्ट्रॉन्स थ्रू रेजोनेंस। कि क्लोरीन जो है इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन लेता है और रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन देता है। थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन डिस्टेबलाइजेज द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फॉर्म ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो कह रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि रिएक्शन के दरमियान जो बीच में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है उसे यह डिस्टेबलाइज करता है। फिगर बना करके बताया है कि कैसे अटैक करके कार्बोकेटायन बनेगा। थ्रू रेजोनेंस हैलोजन टेंड्स टू स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन एंड द इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड एट ऑर्थो एंड पारा पोजिशन। लेकिन कह रहा है कि रेजोनेंस के वजह से यह क्लोरीन क्या कर रहा है कि अपना इलेक्ट्रॉन दे करके कार्बोकेटायन को स्टेबल भी कर रहा है, और वो कार्बोकेटायन को स्टेबल ज़्यादा तब करेगा जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कहाँ कहाँ, पारा पे और ऑर्थो पे। जैसे ऑर्थो पे अटैक किया तो प्लस चार्ज डायरेक्ट आया तो यहाँ हो गया, पारा पे भी अटैक करेगा तो देखना डायरेक्ट प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। क्लोरीन यहाँ है और मान लो कि इस बार जो इलेक्ट्रोफाइल है वो यहाँ से अटैक कर रहा है पारा पे, देखना ध्यान से, ठीक है। यहाँ H और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल तो यहाँ आ जाएगा प्लस। अब यहाँ प्लस आएगा तो इसको उठा करके यहाँ कर दो, तो यहाँ से हट करके यहाँ आ गया प्लस। अब प्लस डायरेक्ट इस कार्बन पे आ गया तो रेजोनेंस से इसको हटा देगा। तो ऑर्थो पे अटैक हुआ फिर भी डायरेक्ट प्लस इस पे आ रहा है, हट गया। पारा पे हुआ फिर भी यहाँ प्लस आ रहा है तो हट गया। अब इसको मेटा पे अटैक करवाते हैं, मेटा पे अटैक करवाते हैं, ठीक। इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे अटैक करवाते हैं तो फिर इंटरमीडिएट ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा, और यहाँ जोड़ देते हैं इलेक्ट्रोफाइल प्लस यहाँ। अब इस प्लस को तुम यहाँ किसी भी कीमत पे नहीं लेकर के जा पाओगे, कभी नहीं। रेजोनेंस करोगे तो इसको यहाँ करोगे, ठीक है, कर दो, और उसको वहाँ कर दोगे, सॉरी, तो प्लस आएगा यहाँ, ठीक। फिर तुम इसको यहाँ करोगे तो यहाँ प्लस आएगा यहाँ। देखो तो इस कार्बन पे कभी प्लस आया, इस कार्बन पे प्लस आने से फ़ायदा है कि क्लोरीन लोन पेयर डायरेक्ट दे करके उसको हटा देगा, स्टेबल बना देगा। और यदि प्लस अगल बगल कार्बन पे आएगा तो क्लोरीन क्या ही कर पाएगा, ये तो फिर खींचेगा इंडक्टिव से, दे तो पाएगा नहीं उसको, ऐसा। तो ऑर्थो और पारा पे जब अटैक होता है तो उस केस में क्लोरीन रेजोनेंस के थ्रू उस कार्बोकेटायन को ज़्यादा स्टेबल कर पाता है। लेकिन यदि वह अटैक हो रहा है मेटा पे तो फिर स्टेबल उसको नहीं कर पाता है। तो ये लिखा हुआ था कि थ्रू रेजोनेंस हैलोजन टेंड्स टू स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन एंड द इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड एट ऑर्थो एंड पारा पोजिशन। द इंडक्टिव इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस, कि यहाँ इंडक्टिव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है रेजोनेंस से, और इसका वजह है ऑर्बिटल। हमेशा इंडक्टिव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है रेजोनेंस से। फिनॉल, एमीन, ईथर, इस सब के केस में रेजोनेंस ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, लेकिन यहाँ रेजोनेंस कमज़ोर पड़ गया, वजह था ऑर्बिटल का साइज, ठीक है। यहाँ लिखे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस एंड कॉजेज नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉयल एंड दस कॉजेज नेट डीएक्टिवेशन। और जब रेजोनेंस कमज़ोर पड़ जाएगा इंडक्टिव से तो इंडक्टिव ओवरऑल इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो फिर बेंजीन डीएक्टिवेट कर जाएगा आगे। द रेजोनेंस इफेक्ट टेंड्स टू अपोज द इंडक्टिव इफेक्ट फॉर द अटैक एट ऑर्थो एंड पारा पोजिशंस एंड हेंस मेक्स द डीएक्टिवेशन लेस फॉर ऑर्थो एंड पारा अटैक। कह रहा है कि ठीक है, इंडक्टिव जो है सो इलेक्ट्रॉन ले रहा है इंडक्टिव के मतलब
और बगल वाले पोजीशंस पे, लेकिन रेजोनेंस इसको अपोज कर रहा है, कहे कि नहीं तुम इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो हम इसको दे देंगे, और देंगे तो ज़्यादा कहाँ देंगे, ऑर्थ और पारा पर देंगे, तो ऑर्थ और पारा पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। रिएक्टिविटी इज दस कंट्रोल्ड बाय द स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट एंड ओरिएंटेशन इज कंट्रोल्ड बाय रेजोनेंस इफेक्ट। इसीलिए रिएक्टिव होगा कि नहीं ये डिपेंड करेगा इंडक्टिव पे, और इंडक्टिव कहता है कि रिएक्टिव कम होगा, लेकिन ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, ओरिएंटेशन माने ग्रुप कहाँ जुड़ेगा ये बताता है रेजोनेंस, कि चूँकि हम इलेक्ट्रॉन दे करके नेगेटिव ला रहे हैं ऑर्थो और पारा पे, तो ग्रुप को वहाँ जोड़ेंगे। तो रिएक्टिविटी कंट्रोल किया इंडक्टिव और ओरिएंटेशन कंट्रोल किया रेजोनेंस। कम रिएक्टिव होगा कि ज़्यादा, ये इंडक्टिव बताया कि कम होगा, और ग्रुप कहाँ जुड़ेगा ये रेजोनेंस बताया कि ऑर्थो और पारा पे जुड़ेगा। क्या लगता है कि अपने पढ़ करके इतना समझ में आता है? बिल्कुल भी नहीं समझ में आता। तो इतना पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, आई थिंक हो गया होगा। तो लेंथ भी हो चुका है वीडियो का, तो इतना आप कर लोगे अच्छे से। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, अब आगे का चैप्टर फिनॉल वगैरह पढ़ोगे ना, वहाँ फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो अब आगे का है 10.7 वगैरह, उससे हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखें, धन्यवाद।